सेंटेंस करेक्शन इंग्लिश करेक्शन का सेक्शन टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। पास टेस्ट में ये सेक्शन शामिल नहीं होता, लेकिन अक्सर टेस्ट में ये सेक्शन शामिल होता है। इस सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस सेक्शन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होता है कि आपको ग्रामर आती है। ग्रामर वक्त के साथ साथ भूल जाती है, क्योंकि हम इसको रेगुलरली एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, बल्कि हमें जो लर्न किया होता है हम उसी को अप्लाई करते रहते हैं। तो इसलिए इसमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होता है कि एक दफा आप तमाम ग्रामर का रिव्यू कर लें। ग्रामर का रिव्यू करने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर रिव्यू में तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं। आप जिस टॉपिक को भी चाहें उसकी वीडियो देखें और उसको लर्न करें। खासतौर पर वो टॉपिक जो आप फील करते हैं कि वो आप भूल चुके हैं या आपने नहीं पढ़े, उनको लाजमी तौर पर देखें। अलबत्ता इस वीडियो के जरिए आप लर्न कर सकते हैं कि ग्रामर के वो तमाम रूल जो टेस्ट में अमूमन अपीयर होते हैं, उनसे मुतालिक किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं या वो रूल किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी। दो टर्म सबसे ज्यादा इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं, वो है सब्जेक्ट और वर्ब। जाहिर है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए ये दोनों जरूरी है। आप देखते हैं कि ये टर्म्स हैं क्या। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज एनी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। नाउन, प्रोनाउन यानी कि किसी चीज का नेम, उसका प्रोनाउन जो उसके लिए कोई वर्ड इस्तेमाल होता है। नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है प्रोनाउन। जैसे कि किसी पर्सन के लिए हम ही को इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी फीमेल के लिए हम शी को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम प्रोनाउंस हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? ये नाउन या प्रोनाउन होता है या कोई फ्रेज होती है दैट डज द एक्शन, जो कि सेंटेंस में काम हो रहा है उसको परफॉर्म करता है। तो सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला। जो काम करता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि सलमा विल बी बेकिंग द केक फॉर द बर्थडे पार्टी। अब बेकिंग कौन कर रहा है? सलमा। तो सलमा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है, क्योंकि सलमा ये काम परफॉर्म कर रही है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, यू हैव क्लियर द एग्जामिनेशन। किसने क्लियर किया एग्जामिनेशन? यू ने, इसलिए यू इसका सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। जबकि सलमा डायरेक्ट किसी पर्सन का नेम है, नाउन। तो नाउन एज ए सब्जेक्ट और दूसरा प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। फिर है वर्ब। A verb shows action or activity or work done by the subject. सब्जेक्ट जो काम करता है उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं कि वो वर्ब है। जैसे नीलम इज राइटिंग ए लेटर। कौन लिख रहा है? नीलम। नीलम तो होगी सब्जेक्ट। ये कर क्या रही है? राइटिंग ए लेटर। तो राइटिंग इसमें एज ए वर्ब आ रहा है, एक्शन वर्ड। वो वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वर्ब। My phone is not working. Working is a verb. My phone not working. अगर हम not हटा दें, my phone is working, तो काम कौन कर रहा है? फोन। क्या काम कर रहा है? वर्किंग। नॉट इसको निगेट कर रहा है, my phone is not working। तो वर्किंग इसमें वर्ब है। ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है जो कोई काम कर रहा है, तो जो काम है यानी कि वर्ब, वो उससे एग्री करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बड़ा कॉमन सा कॉम्बिनेशन है, ही के साथ हम डज इस्तेमाल करें। ही इसमें सिंगुलर है और डज वर्ब है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आता है, और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं दे, तो इसके लिए हम डू इस्तेमाल करते हैं।
ये एक एग्रीमेंट है, यानी कि सिंगुलर के लिए प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। तो ये इस तरह से वर्ब और सब्जेक्ट नंबर में एक दूसरे को एग्री करते हैं। तो वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर्स एज वेल एज इन पर्सन। रूल नंबर 1, two or more singular subjects joined by and take a plural verb। अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हों और आप उन्हें कंजंक्शन एंड से ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, सलीम एंड हिज ब्रदर कलीम। अब ये दो पर्सन हैं, इनको किससे ज्वाइन किया गया? एंड से। और आप देखेंगे सलीम और कलीम दोनों डिफरेंट पर्सन हैं, तो इनके लिए प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। जबकि सेंटेंस में क्या दिया गया? इज। सलीम एंड हिज ब्रदर कलीम दो पर्सन हो गए, कंजंक्शन एंड इस्तेमाल हुई है, एंड से हमने दोनों नाउन्स को ज्वाइन किया है, तो उसके लिए यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए। इज इसमें रॉन्ग है, इज सिंगुलर को शो करता है, जबकि यहाँ आना चाहिए आर, प्लूरल फॉर्म। Kaleem and his brother Kaleem are going to party. Murree, Abbottabad and my hometown is a hill station. अब आप देखें, तीन नाउन्स हैं, तीन सिटीज हैं, मरी, एबटाबाद एंड माई होम टाउन। तो किससे ज्वाइन हो रहे हैं? एंड से। तो एंड से अगर सिंगुलर नाउन ज्वाइन होते हैं तो उनके लिए प्लूरल वर्ब आना चाहिए, जबकि यहाँ इज सिंगुलर है, ये गलत है। यहाँ पर आना चाहिए आर, जो कि करेक्ट फॉर्म है, यानी कि प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 2, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड। लेकिन दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाए एंड से, बट फॉर द सेम पर्सन, एक ही शख्स के लिए या एक ही चीज के लिए दोनों नाउन आ रहे हों, यानी कि दोनों सब्जेक्ट सेम पर्सन के लिए या सेम थिंग के लिए आ रहे हों, देन टेक ए सिंगुलर वर्ब। तो उनके लिए सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथर एंड द कंपोजर ऑफ द बुक हैव कम। ऑफ द बुक यानी कि ऑथर और कंपोजर सेम पर्सन है। अगर ये सेम पर्सन है तो इसके लिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, जबकि यहाँ प्लूरल दी गई है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ऑथर और कंपोजर एक ही पर्सन है, तो उसके लिए सिंगुलर आना चाहिए हैज। द ऑथर एंड कंपोजर ऑफ द बुक हैज कम। माई फादर एंड माई स्पोर्टर। देखिए, एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन माई फादर और माई स्पोर्टर ये सेम पर्सन है, यानी कि फादर को कहा जा रहा है कि वो मेरा फादर भी है और मेरा स्पोर्टर भी है, मुझे स्पोर्ट भी करता है। तो एक ही पर्सन है, सेम पर्सन, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। आर की जगह पर क्या आएगा? इज। आर इसमें रॉन्ग है और इज करेक्ट है। नेक्स्ट रूल है, इफ द प्लूरल सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, देन द वर्ब इज सिंगुलर। देखें, प्लूरल सब्जेक्ट्स हों बेशक, लेकिन उनसे पहले ईच या एवरी आ रहा हो, तो ईच सिंगुलर को शो करता है, और इसी तरह से एवरी भी सिंगुलर को शो करता है, तो इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ अस। देखिए, अब ये प्लूरल है, अस इसमें प्लूरल है, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है? ईच। ईच क्या शो कर रहा है? कि अस में से हर एक, हम में से हर एक, तो एक की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब वाज आना चाहिए। वर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ईच सिंगुलर को शो करता है कि उनमें से हर एक टेकिंग द एग्जाम। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ईच ऑफ अस वाज टेकिंग द एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें,
एवरी वन ऑफ द काउंसिल मेंबर्स आर इन द मीटिंग। अब काउंसिल मेंबर्स प्लूरल है, मेंबर्स इसमें प्लूरल है, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, एवरीवन। तो एवरीवन क्या शो कर रहा है कि उन मेंबर्स में से हर एक तो यहाँ पर आर नहीं आ सकता, इज आना चाहिए। अगर एवरी आ गया है, एवरी वन आ गया है काउंसिल मेंबर्स प्लूरल होने के बावजूद, एवरी वन की वजह से वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस क्या होगा करेक्ट, एवरी वन ऑफ द काउंसिल मेंबर्स इज इन द मीटिंग। Rule number 4. If two or more singular subjects are joined by or, nor, either or, neither nor, then the verb is singular. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है और से, नॉर से, आइदर और के कॉम्बिनेशन में या नाइदर नॉर के कॉम्बिनेशन में, तो वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन शर्त क्या है कि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आइदर राबिया और किरण आर लाइंग, आइदर और कॉम्बिनेशन आ गया। अब राबिया या किरण में से एक, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्योंकि आइदर और का कॉम्बिनेशन सिंगुलर को शो कर रहा है कि इनमें से कोई एक, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा बल्कि इज आएगा। आइदर राबिया और किरण इज लाइंग, नीदर द फादर नॉर द सन, ना फादर ना सन। तो देखिए इनमें से एक की सेंस बन रही है कि ना तो ये ना ये, तो दोनों सिंगुलर हैं और नॉर के, नीदर और नॉर के कॉम्बिनेशन से ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये सिंगुलर ट्रीट होगा, इसलिए यहाँ पर आर गलत है, उसके बजाय इज आना चाहिए। नीदर द फादर, ना फादर नॉर सन इज कमिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट एग्जांपल है, विच आर योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट और हॉकी। देखें क्रिकेट और हॉकी यानी कि इसमें से एक, तो इसलिए यहाँ पर आर नहीं बन सकता। विच इज, ये आर रॉन्ग है, आना क्या चाहिए, विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट और हॉकी, यानी कि एक की बात हो रही है, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। When the subjects joined by or, nor are of different numbers, the verb must be plural and the plural subject must be placed next to the verb. देखें अगर सब्जेक्ट्स हैं और वो ज्वाइन हो रहे हैं और नॉर पे, बट डिफरेंट नंबर्स में, यानी कि कोई एक उनमें से सिंगुलर है और कोई एक प्लूरल है, दोनों सेम सिंगुलर नहीं है, जैसे पिछले रूल में था कि दोनों सिंगुलर थे, लेकिन इस केस में क्या है कि सब्जेक्ट और नॉट से तो ज्वाइन होंगे, लेकिन ऑफ डिफरेंट नंबर्स होंगे, यानी कि उनमें से एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा। द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो उनके लिए प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, वर्ब के साथ प्लूरल को रखा जाएगा तब। इसी को एक और अंदाज में कुछ राइटर इस तरह से भी लिखते हैं इसी रूल को कि द एलिमेंट नियरेस्ट द वर्ब गवर्न इट, यानी कि प्रॉक्सिमिटी रूल लगाया जाता है कि जो नजदीक होगा उसके लिहाज से हम प्लूरल या सिंगुलर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, either the students or the teacher are going। देखें इसमें either the students ये प्लूरल है, the teacher ये सिंगुलर है, तो अब हमने देखना है कि यहाँ क्या आएगा, आर आएगा या इज आएगा। तो प्रॉक्सिमिटी रूल के मुताबिक ये है कि अगर इसके साथ जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर होगा, यानी कि इस केस में ये इज आएगा।
लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स को उधर कर देते हैं, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, तो यहां अब ये प्लूरल है तो इसलिए यहां प्लूरल आना चाहिए। हाँ जी, ये है प्रॉक्सिमिटी रूल कि जो वर्ब के नजदीक आ रहा है वो जाहिर है और के बाद वाला ही होगा, और के बाद ही ये हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि और के बाद अगर प्लूरल है तो हम वर्ब को प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, और अगर और के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और जो पहला रूल है वो भी एक्चुअली यही है। वो किस तरह से कि हम कहते हैं कि प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, लेकिन प्लूरल वर्ब के साथ सब्जेक्ट प्लूरल वाला रखा जाएगा। तो देखिए वही रूल बन गया कि अगर ये प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल के मुताबिक। और इस रूल के मुताबिक क्या है कि आप प्लूरल को रखेंगे ही सेकंड पर, ताकि उसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स हैज कम। अब द बॉयज ये प्लूरल है, नॉर द गर्ल, अब यहां पर हैज आ रहा है जो कि सिंगुलर है, और उससे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट मौजूद है। तो प्रॉक्सिमिटी रूल के मुताबिक गर्ल्स इसके साथ यहां पर हैज आना चाहिए, या फिर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे, neither the girl nor the boys have come। देखें क्या हुआ, प्रॉक्सिमिटी रूल के मुताबिक यहां पर सिंगुलर था तो हम यहाँ कहेंगे कि हैज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, बल्कि हैज आएगा। और अगर हमने इसको प्लूरल इस्तेमाल करना है तो उससे पहले हम प्लूरल सब्जेक्ट को लाएंगे। तो गर्ल को हमने पहले कर दिया और द बॉयज को बाद में इस्तेमाल किया। तो ये बॉयज क्योंकि प्लूरल था इसलिए प्लूरल प्लूरल आ गया, यहाँ पर गर्ल सिंगुलर थी इसलिए सिंगुलर आ गया। और दोनों रूल एग्री करते हैं। अब इस एग्जांपल में देखें, ईदर द चाइल्ड और द पेरेंट्स हैज अटेंडेड द पार्टी। अब इधर के बाद है सिंगुलर चाइल्ड और द पेरेंट्स प्लूरल है, उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, जबकि यहाँ हैज इस्तेमाल हुआ है जो कि गलत है। इसलिए यहाँ क्या आएगा, हैव, क्योंकि इससे पहले प्लूरल वर्ब आ चुका है। When the subjects joined by or nor are of different persons, the verb agrees with the subject nearest to it। इस एग्जांपल में देखें, either they or I are working on the project। अब यहां देखें कि वर्ब ये है, इसके साथ कौन सा पर्सन है, वो है आई। अब आई के लिए वर्ब आर नहीं हो सकता। तो रूल क्या था, रूल ये था कि when the subject joined by or nor are of different person, the verb agrees with the subject nearest to it। जो इसके नजदीक होगा उससे एग्री करेगा। तो यहाँ देखें कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो वर्ब को इससे एग्री करना चाहिए, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा बल्कि एम आएगा। तो आर रॉन्ग है, एम इसकी करेक्ट फॉर्म में है। आइदर दे और either they or I am working on the subject। इस एग्जाम्पल में है neither she nor they are going to hill station। neither she nor they, अब वर्ब है आर, आर के नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है, दे, तो इसका मतलब है दे के लिए प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए और वो प्लूरल फॉर्म मौजूद है, इसलिए neither she nor they are going to hill, ये सेंटेंस करेक्ट। Rule number 7. A collective noun takes a singular verb
एक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा कब? जब हम उसे एज ए होल लेंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स एज ए होल, एज ए सब्जेक्ट लिया जाए तो ये सिंगुलर है, इसको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम कहें कि मैथमेटिक्स इसके सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अंदर मजीद जो पार्ट्स मौजूद हैं, अगर हम उनकी बात करें तो फिर ये प्लूरल फॉर्म लेगा। तो कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन टॉक्ड ऑफ एज ए होल, जब हम इसको एज ए होल ले रहे हैं, एंड ए प्लूरल वर्ब व्हेन वी टॉक्ड ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इट, जब हम इसके पार्ट्स को लेंगे तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द कमेटी हैव चूजन इट्स चेयरमैन। तो कमेटी कलेक्टिव नाउन है। अब चोजन इट्स चेयरमैन, इसका मतलब है कमेटी सारी मिलकर, यानी कि एज ए होल बात हो रही है। तो एज ए होल है तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के लिए प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता, ये सिंगुलर होगा। द कमेटी हैज चोजन इट्स चेयरमैन। द कैटल इज ग्रेजिंग। अब कैटल, कैटल में वैरायटी है कि अगर आप कहें कि इसमें कैटल में मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं कैटल, तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर आएगा। कैटल आर ग्रेजिंग, क्योंकि ये एक ही टाइप के एनिमल्स नहीं हैं, बल्कि कैटल भी डिफरेंट हैं, तो इसलिए डिफरेंट होने की वजह से आर आएगा। Number 8. Some nouns which are plural in form but singular in meaning take a singular verb, जैसे कि आप देखते हैं न्यूज। अब न्यूज के आखिर में एस आ रहा है तो हमें फील होता है कि ये प्लूरल है, जबकि ये सिंगुलर है, इसको हम कहेंगे कि ये सिंगुलर वर्ब लेगा। Some noun which are plural in form, देखने में या लिखने में प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन मीनिंग सिंगुलर है, तो इसके लिए फिर वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। इस एग्जाम्पल में देखें स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स डाटा है, मुख्तलिफ किस्म का डाटा, तो ये वैरायटी में है, क्योंकि एक स्टैट से तो आप किसी कंट्री के गरीब होने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स शोज दैट पाकिस्तान इज स्टिल अ पुअर कंट्री। तो उस पुअर कंट्री का डाटा वैरायटी में होगा तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो पुअर है। तो इसलिए ये वैरायटी ऑफ डाटा स्टैट्स को शो कर रहा है, तो इसलिए ये प्लूरल काउंट होगा, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता। तो ये रॉन्ग है, इसके बजाय क्या होना चाहिए? स्टैटिस्टिक्स शो। रूल नंबर 9, वर्ड्स ज्वाइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, in addition to, as well as are supplementary and do not affect the number of the verb। सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ आपने चीजें ज्वाइन की हैं विद के साथ, या इन एडिशन टू, या एज वेल एज, तो ये दोनों, ये इस किस्म के जो वर्ड्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और इसमें सब्जेक्ट वही सिंगुलर रहता है, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा वर्ब को। जो सिंगुलर के साथ आना है वो सिंगुलर के साथ वाला ही वर्ब आएगा। अगर यहाँ प्लूरल होता तो फिर वो प्लूरल वर्ब ही आता, तो ये विद, इन एडिशन टू और एज वेल एज मेन वर्ब को अफेक्ट नहीं करते। जैसे द प्रिंसिपल, ये मेन सब्जेक्ट है, अलोंग विद ऑल द टीचर्स। अब अलोंग विद यानी कि ये सप्लीमेंट्री पार्ट है। हैव कम, नो, असल कौन आया है? प्रिंसिपल, बाकी लोग उसके साथ हैं, तो ये सप्लीमेंट्री तो हो सकते हैं, लेकिन ये मेन नहीं है। तो मेन सब्जेक्ट इसका है प्रिंसिपल, तो वो सिंगुलर है, इसलिए हैव यहाँ पर नहीं आ सकता, इसके बजाय हैज आएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल के लिए आ रहा है, बाकी टीचर सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इसमें वर्ड अलोंग विद इस्तेमाल हो रहा है।
पिज्जा एज वेल एज द केक टेस्ट गुड। अब एज वेल एज पिज्जा मेन है इसमें, और एज वेल एज द केक ये सप्लीमेंट्री है। एक्चुअल वर्ब इसके लिए आएगा। तो पिज्जा टेस्ट, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आना चाहिए, इसलिए टेस्ट नहीं आएगा बल्कि टेस्ट्स आएगा। द पिज्जा टेस्ट एज वेल एज केक सप्लीमेंट्री है। रूल 10, व्हेन द सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी विच, दैट, होम, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हेन द सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब शुड एग्री इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट। देखें एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट होता है जैसे हम पर्सन का नाम देते हैं और हु का इस्तेमाल करते हैं, हु वाज, तो ये एंटीसीडेंट है। हु का एंटीसीडेंट कौन है? अकबर, जिसको हम रेफर कर रहे हैं बाद में एज ए प्रोनाउन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अकबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अकबर इसमें एंटीसीडेंट है और रिलेटिव प्रोनाउन है हु। व्हेन द सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब शुड एग्री इन नंबर एंड प्रोनाउन विद द एंटीसीडेंट। तो अब जो हम वर्ब लेंगे वो किससे एग्री करना चाहिए? वो एंटीसीडेंट के साथ एग्री करना चाहिए। वो हु के साथ नहीं करेगा, प्रोनाउन के साथ नहीं करेगा। हु प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन हम एंटीसीडेंट को लेंगे। एंटीसीडेंट के लिहाज से वर्ब आएगा। ये लिस्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस की। हु रेफर्स टू ए पर्सन, ये सब्जेक्ट हो सकता है। सुमेरा, हु सुमेरा के लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। सुमेरा हु इज ए टीचर आल्सो वर्क एज ए सोशल वर्कर। देखें सुमेरा के लिए ये इज का इस्तेमाल हुआ है, हु के लिए नहीं आ रहा बल्कि सुमेरा के लिए आ रहा है, क्योंकि एंटीसीडेंट के लिहाज से वर्ब को लिया जाएगा। होम रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, द कार दैट वाज स्टोलन। तो स्टोलन वाज किसके लिए आ रहा है? कार के लिए। दैट वाज स्टोलन। लास्ट मंथ वाज फाउंड इन अ रिवर। द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन द रिवर। तो यहां पर वाज किसके लिए है? कार के लिए। जो सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब आ गया। whose used to show possession or something or someone। whose used to show possession of something or someone। the boy whose sister, उसकी सिस्टर, किसकी? बॉय की। is whose sister is a renowned orator। is, ये is इसका वर्ब है, किसका? बॉय का, जो कि इस whose का एंटीसीडेंट है। तो ये सिंगुलर है, तो क्योंकि एंटीसीडेंट बॉय भी सिंगुलर है। दैट यूज्ड इन ए डिफाइनिंग क्लास दैट रेफर टू ए पर्सन, एनिमल और थिंग। तो दैट यूज कहाँ होता है? क्लास के लिए, जो किसी पर्सन के लिए आ रही है, एनिमल के लिए या थिंग के लिए। इसकी एग्जांपल क्या है? द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड। तो वाज वर्ब सिंगुलर है, किसके लिए आ रहा है? एंटीसीडेंट है इसमें, द कार। विच किसके लिए यूज होता है? यूज्ड इन ए नॉन डिफाइनिंग क्लॉज दैट रेफर्स टू ए पर्सन, एनिमल और थिंग। आवर ऑफिस विच हैज, विच किसके लिए आ रहा है? ऑफिस के लिए। हैज, तो हैज सिंगुलर है क्योंकि इसका एंटीसीडेंट ऑफिस है, और ऑफिस, आवर ऑफिस सिंगुलर है। अब एग्जांपल देखिए। आई हु इज योर फ्रेंड इज ऑनेस्ट टू यू। तो आप देखें कि हु किसके लिए आ रहा है? आई के लिए। आई हु इज योर फ्रेंड इज ऑनेस्ट टू यू। लेकिन आप यहां देखें कि वर्ब जो है ये पर्सन के लिहाज से आई से, यानी कि एंटीसीडेंट से मैच नहीं कर रहा। आई के लिए एम आता है। आई
हु एम, और इसी तरह से यहाँ पर इज है, ये भी आई के लिए आ रहा है, तो आई के लिए इज नहीं आता, ये रॉन्ग है, ये दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि आई हु इज योर फ्रेंड इज ऑनेस्ट टू यू, यहाँ पर दोनों इज गलत हैं क्योंकि ये दोनों आई के लिए आ रहे हैं, तो ये करेक्ट क्या होंगे, आई हु एम योर फ्रेंड एम ऑनेस्ट टू यू, क्योंकि ये भी आई के लिए आ रहे हैं और ये भी आई के लिए आ रहे हैं, का एंटीसीडेंट है आई, इसलिए वर्ब आई के लिहाज से होगा एम दोनों जगह। इस एग्जाम्पल में देखें, द बुक्स विच यू गेव मी इज लाइंग ऑन द टेबल, अब विच का एंटीसीडेंट क्या है, द बुक्स, जो कि प्लूरल है, तो इसमें वर्ब क्या है बुक्स के लिए, विच यू गेव मी इज, इज इसका वर्ब है, तो बुक्स के लिए बुक्स प्लूरल है तो वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, यानी कि आर, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, क्योंकि ये जो है ये इसकी ऑगमेंटेशन कर रहा है, विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, तो बुक्स की बात हो रही है तो इसलिए इसका वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, क्योंकि बुक्स भी प्लूरल है। रूल नंबर 11, when there are two subjects in a sentence and they are not in same number, दोनों डिफरेंट नंबर में, दो सब्जेक्ट हैं और दोनों का नंबर डिफरेंट है, देन सेपरेट ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि इज, एम, आर वगैरह डिफरेंट यूज होंगे। अगर दो सब्जेक्ट हैं और दोनों नंबर के लिहाज से डिफरेंट हैं तो दोनों के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू मैन डेड, टू मैन डेड एंड वन वर अलाइव, अब आप देखें यहाँ टू मैन की बात हो रही है और आगे है वन, तो दोनों डिफरेंट नंबर में हैं, और जबकि इनके लिए दोनों के लिए प्लूरल इस्तेमाल किया गया, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि टू के लिए प्लूरल आना चाहिए, वन के लिए सिंगुलर आना चाहिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा, टू मैन वर डेड एंड वन वाज अलाइव, वन के लिए वन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, मैन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। एट शर्ट्स टॉर्न एंड वन वर बर्न्ड, अब एट ये प्लूरल है और वन सिंगुलर है, तो दोनों के लिए वर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं और दोनों डिफरेंट हैं नंबर के लिहाज से, तो एट शर्ट्स वर टॉर्न एंड वन वाज बर्न, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब और सिंगुलर के लिए सिंगुलर। रूल नंबर 12, a single verb should be made to serve two subjects, सिंगल वर्ब दो सब्जेक्ट्स के लिए आ सकता है only when the form of verb is same for both the subjects. For example, he is 10-year-old, he is 10-year-old and you 12, अब यहाँ पर देखें कि सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू प्लूरल भी हो सकता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू प्लूरल है, तो ही के साथ इज आएगा, बिल्कुल सही है, और यू के लिए अब इसका अपना वर्ब होना चाहिए क्योंकि ये नंबर में डिफरेंट है, तो दोनों के लिए इज नहीं आ सकता, इसके लिए हमें अलग-अलग वर्ब लेने होंगे, ही इज 10-year-old एंड यू आर 12, तो यू के लिए प्लूरल वर्ब हो गया और ही के लिए सिंगुलर, यानी कि दोनों ने अपना अपना वर्ब लिया है अगर सब्जेक्ट नंबर में डिफरेंट हैं तो। इस एग्जाम्पल में देखें, आई एम टेकिंग टी एंड ही कॉफी, अब आई यहाँ पर है आई और ये है ही, देखें पर्सन चेंज हो रहा है, तो डिफरेंट पर्सन है तो दोनों के लिए अपना अपना सब्जेक्ट आना चाहिए, आई एम
टेकिंग टी एंड ही इज ड्रिंकिंग कॉफी। तो यहां पर ही के लिए इज और आई के लिए एम, जो कि टू है। सिर्फ यहां गलती थी, इज, क्योंकि अगर हम ये नहीं यूज करेंगे तो एम तो ही के लिए नहीं आ सकता, तो इसलिए इसके लिए आई के लिए अलहदा होगा और ही के लिए अलहदा, क्योंकि दोनों पर्सन के लिहाज से डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। Rule number 13. If two auxiliary verbs are used with one main verb, the form of the main verb must be appropriate to both of them. कुछ सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि एक मेन वर्ब होता है और वो एक से ज्यादा काम परफॉर्म कर रहा है, और तो उनके लिए हम दो ऑक्सिलरी वर्ब्स लेकर आते हैं, दोनों दो वर्ब्स अलग-अलग यूज करते हैं, तो उन दोनों को मेन वर्ब के लिहाज से एग्री करना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट हो मेन वर्ब के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एंड विल ईट पिज्जा एवरी डे। अब आप इसकी सेंस पर गौर करें कि उसने खाया और विल ईट पिज्जा एवरीडे, और वो खाएगा हर दिन। ठीक है, तो पहले वो खा चुका है, तो इसकी सेंस बनाने के लिए हम लिखेंगे आई हैव ईटन, क्योंकि वो पहले खा चुका है। आई हैव ईटन, मैं पहले खा चुका हूं, एंड विल ईट पिज्जा एवरी डे, और हर रोज खाऊंगा। तो देखें सेंस बनती है आई हैव एंड विल, तो ये इसकी सेंस नहीं बनाएगा क्योंकि मेन वर्ब यहां पर है ईट। अब ईट विल के लिहाज से तो सही है, विल ईट, लेकिन आई हैव ईट ये तो गलत है। तो इसलिए यहां पर आई हैव के लिए थर्ड फॉर्म आएगी ईटन। आई हैव ईटन एंड विल ईट पिज्जा एवरी डे। तो विल ईट और हैव ईटन, तो दोनों के अंदर जो वर्ब था वो था, मेन वर्ब था ईट। अब इसके लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो विल और हैव इस्तेमाल किया गया, तो ये दोनों एक ही ईट इन दोनों को सर्व नहीं कर सकता। हैव ईट गलत है, हैव ईटन होना चाहिए, तो इसलिए हम इनको अलग-अलग कर देंगे। आई हैव ईटन एंड आई विल ईट, तो आई इसमें सब्जेक्ट था, आई हैव ईटन एंड विल ईट, तो ये दोनों भी मैच करते हैं और ये दोनों भी मैच करते हैं। जबकि इस केस में ये ईट के लिए मैच नहीं कर सकता था, इसलिए एक ही वर्ब लगाना काफी नहीं था, क्योंकि वो विल के लिहाज से तो एग्री करता है, हैव के लिहाज से नहीं करता। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई हैव ईटन एंड विल ईट पिज्जा एवरी डे। रूल 14, इफ देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी वर्ब टू टू मेन वर्ब। अब पहले ऑक्सिलरी वर्ब दो थे और मेन वर्ब एक था, अब इसका रिवर्स है, ऑक्सिलरी वर्ब वन है लेकिन मेन वर्ब टू है, देन इट शुड बी करेक्टली रिलेटेड टू बोथ, तो वो इन दोनों से करेक्टली रिलेट होना चाहिए। अब इस एग्जांपल को देखें, वन डक ड्राउन एंड टू पॉइजन्ड। देखें मेन वर्ब दो आ रहे हैं, ड्राउंड एंड पॉइजन्ड, तो अब इनके लिए ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ है सिंगुलर, डक ड्राउंड, तो इसके लिए हैज आना चाहिए, ये वन के लिए हैज आ गया, और टू टू प्लूरल है तो इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वन डक हैज ड्राउन्ड एंड टू हैव बीन पॉइजन्ड। तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब और प्लूरल के लिए प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, जबकि मेन वर्ब डिफरेंट है। इस एग्जांपल में सेंटेंस है वन टेप इज वर्किंग एंड वन इज नॉट वर्किंग। तो अब आप देखें कि वन टेप और ये भी सिंगुलर है, वन टेप भी वन है और दूसरी टेप भी वन ही है, तो इसके लिए अब अलग-अलग ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है, ये इस दो जगह लगाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि दोनों सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वन टेप और इधर भी वन, तो हम कहेंगे वन टेप इज वर्किंग एंड वन नॉट वर्किंग।
इज लगाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही सिंगुलर थी, तो सेम ऑक्सिलरी वर्ब सफिशिएंट है दोनों के लिए। तो वन टेप इज वर्किंग एंड वन नॉट वर्किंग। Rule 15. A past tense in the main class should be followed by past tense in the subordinate clause. Subordinate clause क्या होती है कि जो कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, यानी कि उसे एज ए सेंटेंस ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो रूल 15 क्या है? ये पास्ट टेंस इन द मेन क्लास में अगर पास्ट टेंस मौजूद है और उसमें जो सब ऑर्डिनेट क्लास है वो भी पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए। इस एग्जाम्पल में देखें, ही सा दैट द क्लॉक हैज स्टॉप्ड। ही सा, ये पास्ट की बात है, तो यहां पर प्रेजेंट नहीं आ सकता क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होनी चाहिए। ही सॉ दैट क्लॉक हैड स्टॉप्ड, ताकि ये पास्ट में जाए। तो सा पास्ट में था, तो क्लॉक उससे पहले स्टॉप हो चुका था, तो हम कहेंगे क्लॉक हैड स्टॉप्ड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही सा दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। इस एग्जाम्पल में देखें, वी सक्सीडेड बिकॉज वी वर्क हार्ड। सक्सीडेड ये पास्ट में है, तो इसकी सब ऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होनी चाहिए, तो वर्क की जगह पर आएगा वर्कड। वी सक्सीडेड बिकॉज वी वर्कड हार्ड, ये पास्ट में है, तो इसकी सब ऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होनी चाहिए। रूल नंबर 16. A past tense in the main clause may be followed by present tense in the subordinate clause or universal truth. देखिए, अभी जो रूल 15 पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि दोनों पास्ट में होनी चाहिए। अगर पास्ट टेंस मेन क्लास में है तो सबऑर्डिनेट क्लास में भी पास्ट होगा, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो सबऑर्डिनेट क्लास प्रेजेंट टेंस में होगी। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीचर सेड, देखें ये पास्ट आ गया, दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, लेकिन मूव्ड अराउंड द सन यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसलिए यहां पर पास्ट नहीं आएगा, मूव्स अराउंड द सन। आवर टीचर सेड, देखें मेन क्लास पास्ट में है, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ ये प्रेजेंट में आएगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। My mother told me that the sun rose in the east. अब sun rose in the east, इस sun ईस्ट से निकलता है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। My mother told ये पास्ट में है, तो इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होनी चाहिए थी? पास्ट में, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए प्रेजेंट में होगी। सन राइजेज इन द ईस्ट। My mother told me that the sun rises in the east. Rule 17. In present perfect continuous tense, an action from past which still continues in the present is talked of use adverbial form of since or for। एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो कि पास्ट में हुआ है और वो अभी भी हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट तक वो आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम एडवर्बियल टाइम यूज करेंगे सिंस और फॉर। फॉर एग्जाम्पल, I lived here since 1980, so I know everything about the city। I lived पास्ट की बात हो रही है, since 1980, लेकिन ये सिंपल पास्ट में आप ये चीज डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि आप रहते रहे थे 1980 से, लेकिन अभी तक हैं, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पास्ट में नहीं, बल्कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1980, मैं 1980 से यहाँ रहता हूँ, सो आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। तो पास्ट में ये चीज नहीं आ सकती जो प्रेजेंट तक आ रही है, यानी कि वो बंदा जो आई है इसमें वो अभी भी वही है। तो
इसलिए इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेंगे। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1980, so I know everything about this city. इस एग्जाम्पल में आई एम वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 10 years। आई एम वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 10 years, यानी कि पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी भी कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी वो आ रहा है। तो हम कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 10 years, यानी कि पास्ट की चीज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट तक आ रही है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा और उसके लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 1980, या फिर मंथ का नाम जनवरी। लेकिन अगर पीरियड हो तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल किया जाता है। तो आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 10 years, देखें ये पीरियड है, तो पीरियड के लिए फॉर आएगा। और अगर स्पेसिफिक टाइम का जिक्र हो तो सिंस आता है, जैसे सिंस 1980। तो यहाँ पर पीरियड था इसलिए फॉर का इस्तेमाल होगा। और आई हैव बीन वर्किंग, तो इसका मतलब है आप वहाँ लास्ट 10 years से काम कर रहे हैं और अभी भी हैं, यानी कि आई जो है वो पिछले 10 साल से वहाँ काम कर रहा है और स्टिल वर्किंग। रूल 18, इन एडवर्ब्स ऑफ पास्ट लाइक yesterday, in 1990, past indefinite tense is used, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होगा। एडवर्ब्स ऑफ पास्ट जैसे कि yesterday इस्तेमाल करते हैं या किसी इन ईयर का जिक्र कर देते हैं, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल होगा। जैसे आई हैव बॉट ए साइकिल yesterday, अब yesterday आ रहा है तो इसके लिए आई हैव नहीं, आई बॉट। पास्ट इंडेफिनेट का यूज होगा बॉट, सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, आई बॉट अ साइकिल yesterday। क्योंकि हैव आप प्रेजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, अगर हम हैव इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जबकि यस्टरडे शो कर रहा है कि ये पास्ट की बात है। तो जब भी यस्टरडे या कोई टाइम इस्तेमाल करते हैं पास्ट का, तो उसके लिए फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे। आई हैव मेट हिम इन 2000। अब अगेन हैव जो है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ईयर 2000 पास्ट का एक टाइम है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, आई मेट हिम इन 2000। टू मॉडल ऑक्सिलरीज टू मॉडल ऑक्सिलरीज रूल नंबर 19, टू मॉडल ऑक्सिलरीज इन ए सेंटेंस मस्ट बी ज्वाइंड बाय एंड। ऑक्सिलरीज मॉडल क्या होते हैं, जैसे कि शुड, कुड। तो टू मॉडल एक्सिलरीज अगर इस्तेमाल की जा रही हैं सेंटेंस में तो उनको एंड से ज्वाइन किया जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखें, यू शुड मस्ट गो टू हिज ऑफिस। अब दो ऑक्सिलरीज क्या आ रही हैं, मॉडल, दो मॉडल कौन कौन से हैं, शुड और मस्ट, तो इनके दरमियान में एंड आना चाहिए। वी शुड एंड मस्ट गो टू हिज ऑफिस, शुड और मस्ट मॉडल एक्सिलरीज थी, इसलिए इनको ज्वाइन करने के लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया। इस सेंटेंस में देखें, यू कैन मे गो आउट, कैन और मे, ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, तो इनको ज्वाइन किससे करेंगे, एंड से। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू कैन एंड मे गो आउट। रूल 20, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि होल, सफिशिएंट, एनी, हाफ, सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो
आर यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि शुगर। तो शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं मच शुगर, यानी कि ज्यादा शुगर, कम कम शुगर। आप 2, 3, 4 शुगर नहीं कह सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि ये जो लिस्ट दी गई है वो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल में सेंटेंस देखें, आई एट अ फ्यू राइस। तो फ्यू, फ्यू काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यू कम के लिए जबकि काउंटेबल नाउन हो, और मैनी ज्यादा को शो करने के, फ्यू कम के लिए और मैनी ज्यादा के लिए। लेकिन कौन से नाउन? काउंटेबल नाउन। जबकि राइस अनकाउंटेबल है, इसे राइस को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके साथ ये आएगा आई एट सम राइस। सम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस एग्जाम्पल सेंटेंस में देखें, गिव मी अ फूड टू ईट। फूड इसमें अनकाउंटेबल यानी कि नॉन काउंट नाउन है, ये अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसके साथ आ इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि आ वन के लिए इस्तेमाल होता है और फूड काउंट नहीं होती, तो इसलिए आ का इस्तेमाल गलत है। इसके बजाय हम इनफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिव मी इनफ फूड टू ईट। तो इनफ जो है अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है और फूड अनकाउंटेबल है। रूल 21, न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स ओनली। अब वो एडजेक्टिव जिनको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होंगे। जैसे कि आई रीड मच बुक्स। अब बुक्स काउंट की जा सकती है, आई रीड मच बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। तो इसमें बुक्स क्योंकि काउंट की जा सकती हैं, ये काउंटेबल हैं, तो इसके साथ मच, मच नॉन काउंट यानी कि अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि रॉन्ग है। काउंटेबल के लिए क्या होगा? मैनी, मैनी बुक्स। बुक्स काउंटेबल है, इसलिए काउंटेबल एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, मैनी बुक्स। आई फेस्ड मच प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। अब प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स काउंटेबल हैं, इनको काउंट किया जा सकता है, तो इसके साथ नॉन काउंट या अनकाउंटेबल एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके लिए आएगा मैनी। मैनी काउंटेबल प्रोनाउन है जो कि काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आई फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ करेक्ट सेंटेंस होगा। इस एग्जाम्पल सेंटेंस में देखें, आई वॉन्ट अ लिटिल टेंसिल्स एंड फ्यू फूड। आई वॉन्ट, इस एग्जाम्पल में देखें कि सेंटेंस है आई वॉन्ट अ लिटिल यूटेंसिल्स एंड फ्यू फूड। टेंसिल्स काउंटेबल है, ये काउंट हो सकते हैं, तो इसके साथ जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा वो काउंटेबल एडजेक्टिव होना चाहिए। तो लिटल नहीं आ सकता, लिटल अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा फ्यू, जो कि ये करेक्ट है। और इसी तरह से फूड अनकाउंटेबल है, फूड अनकाउंटेबल है, इसके साथ काउंटेबल एडजेक्टिव नहीं आ सकता, इसके लिए फिर हम सम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्यू की जगह पर सम आएगा, फ्यू गलत है, सम सही है। इसी तरह से लिटिल गलत है और इसकी जगह पर फ्यू आए। रूल 22, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको आप लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 100, 1000, ये कार्डिनल नंबर्स हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100th। इस तरह से जो नंबर लिखे जाते हैं वो ऑर्डिनल फॉर्म है।
और कार्डिनल नंबर फॉर्म में हम 1 2 3 लिखते हैं। When cardinal and ordinal numbers are used together, ordinal number precedes cardinal number followed by multiplicative numbers। तो जैसे कि हम लिखते हैं फर्स्ट वन, ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, तो ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। इसमें ऑर्डिनल नंबर पहले आएगा और कार्डिनल नंबर बाद में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें, द 4 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन अ चांस। अब यहाँ पर 4 फर्स्ट बॉयज, ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर हो गए। फर्स्ट भी है, कार्डिनल नंबर भी है और ऑर्डिनल नंबर भी। 4 इसमें कार्डिनल नंबर है, फर्स्ट इसमें ऑर्डिनल नंबर है। तो ऑर्डिनल नंबर पहले आना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? जिसमें फर्स्ट पहले आएगा, 4 बाद में, यानी कि द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन अ चांस। ये करेक्ट सेंटेंस। इस एग्जाम्पल में देखें कि सेंटेंस है द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स आर रिजर्व फॉर अस। ये कार्डिनल नंबर, ये ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर पहले आना चाहिए, इसलिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स आर रिजर्व फॉर अस। रूल 23, लेटर लेटेस्ट डिनोट टाइम, जबकि लेटर LATTER और लास्ट डिनोट पोजीशन। लेटर और लास्ट पोजीशंस के लिए आते हैं, और सिंगल टी LATER सिंगल टी के साथ जो लेटर है वो और लेटेस्ट ये टाइम के लिए आते हैं। आई रीच्ड एट 10, ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आई रीच एट 10, टाइम की बात हो रही है। ही वॉज लेटर, इसमें लेटर पोजीशन के लिए होता है, जबकि आना क्या चाहिए? टाइम के लिहाज से, तो वो होगा लेटर सिंगल टी के साथ। आई रीच्ड एट 10, ही वॉज लेटर, यानी कि लेट से लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, गिव मी द लेटेस्ट बुक ऑन द शेल्फ। अब शेल्फ में लेटेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि लेटेस्ट टाइम के लिए आता है, जो बाद में, सबसे बाद में आने वाली बुक। जबकि ये शेल्फ में रखी हुई बुक्स की बात कर रहा है, तो पोजीशन की बात होगी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? गिव मी द लास्ट बुक, पोजीशन, लास्ट पोजीशन के लिहाज से, क्योंकि शेल्फ में रखी हुई बुक्स की बात हो रही है। जबकि लेटेस्ट जो है वो टाइम के लिए आता है, और यहाँ पर टाइम के कंसर्न नहीं है। रूल 24, फार्दर डिनोट्स डिस्टेंस और फर्दर डिनोट्स एडिशन। फार्दर दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंट होने के लिए, जबकि फर्दर मजीद के लिए, एडिशनल। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में देखें, ही इंसिस्टेड ऑन फार्दर इम्प्रूवमेंट। फार्दर दूर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये कहना चाहता है मजीद इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्दर। फर्दर इसमें करेक्ट है, फार्दर डिस्टेंस के लिए गलत है, क्योंकि फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए। इस सेंटेंस में है हिज होम इज एट द फर्दर एंड ऑफ द वुड्स। अब देखें यहाँ पर एंड ऑफ द वुड, यानी कि जंगल के एंड पर, तो ये डिस्टेंस के लिए बात हो रही है, तो फर्दर नहीं आएगा। फर्दर तो एडिशन के लिए आता है, डिस्टेंस पर होने के लिए फार्दर आएगा। तो सेंटेंस क्या होगा? हिज होम इज एट द फार्दर एंड ऑफ द वुड्स। रूल 25, ईच डिनोट्स टू और मोर देन टू, एवरी डिनोट्स मोर देन टू। ईच इस्तेमाल होता है दो या दो से ज्यादा के लिए, और एवरी हमेशा इस्तेमाल होगा दो से ज्यादा के लिए। दो के लिए एवरी इस्तेमाल नहीं हो सकता, ईच दो या दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। इस सेंटेंस में एवरी ए मैन हैज ए वीकनेस। अब एवरी, तो
एवरी तो ठीक है क्योंकि इसमें मोर देन 2 हैं, जबकि अ मैन तो एक के लिए एवरी नहीं आ सकता क्योंकि आ जो है वो 1 के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगल के लिए। तो एवरी मैन हो सकता है, एवरी अ मैन गलत है, तो इसमें से ए को निकालना होगा। सेंटेंस क्या बनेगा? एवरी मैन हैज ए वीकनेस। और एवरी कब इस्तेमाल होता है? जब दो से ज्यादा की बात हो रही हो, तो इसमें दो से ज्यादा है। रूल 26, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, सम और पॉजिटिव, एनी यूज फॉर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखें, क्वांटिटी या डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए सम इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिवली, जब पॉजिटिव बात करनी हो तो सम, और नेगेटिव यूज करनी हो या इंटरोगेटिव इस्तेमाल करना हो तो फिर एनी का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू ब्रॉट सम मैंगोज। अब ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए सम नहीं आएगा, सम पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसलिए एनी का इस्तेमाल होगा। हैव यू ब्रॉट एनी मैंगोज। इस एग्जाम्पल सेंटेंस में देखें, आई डोंट हैव सम मनी बट आई हैव एनी फूड। अब निगेशन के लिए, नेगेटिव के लिए सम नहीं इस्तेमाल होता, एक तो सम इसमें गलत है, यहाँ पर एनी आना चाहिए। और आई हैव एनी फूड, एनी नेगेटिव के लिए आता है, जबकि कहना वो कुछ फूड चाहता है पॉजिटिव। बट आई डोंट हैव एनी मनी, पैसे नहीं है लेकिन फूड है। तो फूड इसमें ये वाला पार्ट पॉजिटिव को शो कर रहा है, जबकि एनी नेगेटिव के लिए आता है, तो इसलिए ये गलत है। तो सेंटेंस क्या होगा? आई डोंट हैव एनी मनी बट आई हैव सम फूड। एनी नेगेटिव के लिए क्योंकि डोंट हैव है, और हैविंग पॉजिटिव है, हैव सम फूड। रूल 27, इन कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड एंड सुपरलेटिव इज नॉट यूज्ड। जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, उसमें सुपरलेटिव नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस में देखें, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट सुपरलेटिव के लिए आते हैं। ऑफ द टू, तो दो चीजों के लिए जब दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है तो सुपरलेटिव नहीं इस्तेमाल होगा, उसके बजाय कंपैरेटिव आना चाहिए जो कि मोर है। विच इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। इस एग्जाम्पल सेंटेंस में है, अलीम्स परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज बेस्ट देन नदीम्स बट नॉट गुड एज क्रीम्स। अब आप देखेंगे इसमें दो बंदों की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा रहा है। तो अलीम की परफॉर्मेंस इन प्ले वाज बेस्ट नहीं आ सकता क्योंकि उसको दो पर्सन को कंपेयर किया जाता है, अलीम की परफॉर्मेंस और नदीम की परफॉर्मेंस। तो दो पर्सन की जब कंपैरिजन होगा, जब दो पर्सन की किसी क्वालिटी का कंपैरिजन होगा तो उसके लिए सुपरलेटिव नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो क्या सेंटेंस बनेगा? अलीम्स परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज बेटर देन नदीम्स बट नॉट एज गुड एज क्रीम्स। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। Rule 28. In comparison of two quantities of same person or thing, ER form is not used, more form is used। देखें, अब ये स्पेशल रूल बन रहा है, एक कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है, ऑफ द सेम थिंग। अभी तक जो हमने किए थे उसमें नाउन दो थे, दो पर्सन थे, दो चीजें थी, उनका कंपैरिजन होता था उनकी क्वालिटीज का। अब यहाँ पर सेम पर्सन है लेकिन उसकी दो क्वालिटीज हैं, एक क्वालिटी को दूसरी क्वालिटी से कंपेयर करना है जबकि पर्सन और थिंग सेम है। तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री में ई आर का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि मोर ही आएगा इन आइदर केस। एग्जाम्पल देखें, ही इज वाइजर देन ब्रेव। अब पर्सन एक ही है, ही,
वाइजर और ब्रेव दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि वो वाइजर ज्यादा है देन ब्रेव। तो हम कहेंगे वाइजर इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ई आर नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसकी जगह मोर का इस्तेमाल होगा। ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। आप देखें वाइजर नहीं होगा क्योंकि मोर इस्तेमाल हो चुका है जो कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए स्पेशली है। कब? जब एक चीज की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाए तो मोर का इस्तेमाल होगा। इसलिए करेक्ट सेंटेंस क्या है? ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है राबिया इज क्लेवरर देन प्रिटी। अब क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री आ गई जिसमें ई आर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्वालिटीज दोनों क्वालिटीज किसकी हैं? राबिया की, एक ही पर्सन की, कि क्लेवरर और प्रिटी दोनों क्वालिटीज एक ही पर्सन की हैं या एक ही थिंग की हैं। तो इसके लिए ई आर वाली फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं होगी, उसके बजाय क्या होगा? मोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राबिया इज मोर क्लेवर देन प्रीति। रूल 29, इन कंपैरेटिव डिग्री ए थिंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास। जब भी कंपैरेटिव डिग्री आती है, जब भी कंपैरेटिव डिग्री से कंपेयर किया जाता है, तो जिस चीज का कंपैरिजन हो रहा होता है उसे उसे क्लास से निकाला जाता है, उसको अलहदा रख के बाकी क्लास के मेंबर से कंपेयर किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि उसे एक्सक्लूड किया जाता है क्लास से। फॉर एग्जाम्पल, सलमान इज शार्पर देन एनी बॉय इन द क्लास। अब शार्पर है किससे? एनी बॉय इन द क्लास। अब एनी बॉय में वो खुद भी शामिल हो गया है, इसलिए इसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा सलमान को बाकी क्लास के मेंबर्स से, बॉयज से, और फिर उसका कंपैरिजन होगा हर एक बॉय के साथ। तो हम कहेंगे सलमान इज शार्पर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इस अदर की मदद से हमने उसे क्लास से अलहदा कर दिया और फिर क्लास के हर बॉय से उसका कंपैरिजन हो रहा है कि वो शार्पर है। इस एग्जाम्पल में देखें, शाहिद इज टॉलर देन एनी वन इन हिज फैमिली। तो वो खुद भी फैमिली का मेंबर है, इसलिए हमें उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा फैमिली के मेंबर से। हम कहेंगे शाहिद इज टॉलर देन एनी वन एल्स। एल्स यानी कि इसके अलावा जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। एनी वन में वो खुद भी शामिल था। जब हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं तो शाहिद को छोड़कर जो भी बाकी हैं उनकी बात हो रही है और शाहिद उनसे टॉलर है। रूल नंबर 30, इन सुपरलेटिव डिग्री थिंग इज इंक्लूडेड इन द क्लास। देखें, जब कंपैरेटिव होता है, देखें जब कंपैरेटिव होता है तो एक्सक्लूड किया जाता है कि वो जो पर्सन जिसका कंपैरिजन हो रहा है पूरी क्लास के हर मेंबर्स के साथ, उसको उस क्लास से एक्सक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर सुपरलेटिव हो तो उसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखें, कमाल इज द शार्पेस्ट बॉय इन द क्लास। शार्पेस्ट था, ये सुपरलेटिव है, तो इसको हमने क्लास में शामिल किया है। कमाल इज द शार्पेस्ट बॉय इन द क्लास। इस एग्जांपल में नवीद इज द टॉलेस्ट इन हिज फैमिली। इन हिज फैमिली इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो नवीद इज द टॉलेस्ट इन हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली में सबसे टॉल है। रूल नंबर 31, when two persons or things are compared, the same parts must be compared। टू पर्सन और थिंग्स को कंपेयर किए जा रहे हैं तो उनके सेम पार्ट्स मस्ट बी कंपेयर्ड, यानी कि उनकी सेम चीज़ों को कंपेयर किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन लाहौर। देखें, किस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है? पॉपुलेशन को। किस किस शहर की? कराची और लाहौर की। तो ये दो शहर हैं, इनकी किस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है? पॉपुलेशन को। लेकिन सेंटेंस में आप किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं?
लाहौर को किसके साथ? पॉपुलेशन के साथ। द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन लाहौर। लाहौर से ज्यादा। उर्दू में बोलते हुए हमें लगता है कि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम सिटी लाहौर को कराची की पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक्चुअल सेंटेंस क्या होना चाहिए? द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाहौर, यानी कि लाहौर की पॉपुलेशन से। देन दैट ऑफ किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? कि जो चीज कराची की है वही लाहौर की, यानी कि पॉपुलेशन। तो जब हम दो नाउन की किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो दोनों की सेम चीज को ही कंपेयर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ही कंपेयर होनी चाहिए, लाहौर की भी और कराची भी की भी, ना कि ये कि पॉपुलेशन कराची की और वो लाहौर सिटी से कंपेयर हो रही हो, ना कि लाहौर की पॉपुलेशन से। तो हम यूज करते हैं दैट ऑफ। दैट ऑफ मीन कि पॉपुलेशन, यानी कि जो कराची की चीज थी वही लाहौर की, दैट ऑफ लाहौर। इस तरह इस एग्जांपल में देखें, नाहिद ड्रेस इज प्रीटियर देन यू, यानी कि ड्रेस को कंपेयर किससे किया जा रहा है? यू से, जबकि योर ड्रेस होना चाहिए, यानी कि यू का भी ड्रेस हो और नाहिद का भी ड्रेस हो। नाहिद ड्रेस इज प्रीटियर देन योर ड्रेस। तो यू के बजाय यहाँ योर आना चाहिए था, योर ड्रेस, क्योंकि यहाँ नाहिद के ड्रेस की बात हो रही। रूल 32, we must not use double comparatives और superlative in a sentence। बाद औक़ात हम more और er दोनों का इस्तेमाल कर लेते, ये डबल कंपैरेटिव कहलाता है। देखें सेंटेंस से वाज़े हो जाएगा, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। आप देखें कि क्लेवरेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ मोस्ट की जरूरत नहीं है, ये डबल कंपैरेटिव हो गया है, ये डबल सुपरलेटिव हो गया है। ईएसटी लगकर क्लेवरेस्ट जो लफ्ज बन गया है, क्लेवर के साथ ईएसटी का इस्तेमाल करने से ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। तो इसको मजीद मोस्ट मोस्ट की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस क्या होगा? ही इज द मोस्ट क्लेवर बॉय इन द क्लास और ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। या तो आप मोस्ट लगाकर उसे क्लेवर बनाएं, या फिर ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाएं, या तो आप मोस्ट लगाकर क्लेवर के साथ उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करें, या फिर ईएसटी लगाकर उसे सुपरलेटिव में कन्वर्ट करें। दोनों में से कोई एक होगा। पिज्जा इज मोर टेस्टियर देन बर्गर। अब टेस्टियर ई आर लग गया, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ मोर की जरूरत नहीं है, ये डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। क्या होना चाहिए? पिज्जा इज मोर टेस्टी देन बर्गर और पिज्जा इज टेस्टियर देन बर्गर। या तो ई आर का इस्तेमाल करें या फिर मोर का। Rule 33, some comparative adjectives like superior, junior, prior, anterior, posterior, or prefer should be followed by to instead of then। इसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए then का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके बजाय to का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखें, राजा इज सीनियर देन मी। नो, क्योंकि सीनियर आ गया है तो यहाँ पर देन की जगह पर टू आएगा। देन गलत है और टू करेक्ट है, क्योंकि सीनियर टू, राजा इज सीनियर टू मी। आई प्रेफर कॉफी देन टी। अब यहाँ पर लफ्ज है प्रेफर, कॉफी देन की जगह पर टू का इस्तेमाल होगा। आई प्रेफर कॉफी टू की, आई प्रेफर कॉफी टू टी। Rule 34, some adjectives like unique, ideal, perfect, complete, universal, cheap, square, round, entire, extreme, full
डू नॉट एडमिट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये इनके लिए कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, इनको बगैर कंपैरिजन के इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे यूनिक है, यूनिक का तो मतलब ही यही है कि दुनिया में एक चीज सबसे डिफरेंट, बिल्कुल अलग, तो इसके लिए सुपरलेटिव या कंपैरेटिव की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द मोस्ट यूनिक आइडिया। अब मोस्ट यूनिक, यूनिक तो होता ही है क्या, तो ये मोस्ट यूनिक मजीद नहीं हो सकता, इसलिए इसके साथ सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं होगा। इट इज ए यूनिक आइडिया। ही टुक द मोस्ट एक्सट्रीम स्टेप ऑफ टेकिंग रिस्क ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल देखें, ही टुक द मोस्ट एक्सट्रीम स्टेप ऑफ टेकिंग रिस्क ऑफ लाइफ। अब मोस्ट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम के साथ मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीम ऑलरेडी एक बहुत हाई लेवल पर है, उसके लिए मजीद सुपरलेटिव की जरूरत नहीं होती, तो यहां से मोस्ट निकल जाएगा। ही टुक द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ टेकिंग रिस्क ऑफ लाइफ। रूल 35, if two or more adjectives are used for the same person or thing, their degree of comparison must be same। अगर एक ही चीज के लिए या एक ही पर्सन के लिए दो क्वालिटीज लाना चाहते हैं, यानी कि दो एडजेक्टिव लाना चाहते हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट टेस्टी एंड हेल्दी फूड। देखें, यहां पर आपने टेस्टी को तो सुपरलेटिव कर दिया, लेकिन फूड, हेल्दी फूड, हेल्दी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में नहीं है, तो दोनों को सेम डिग्री में होना चाहिए। सुपरलेटिव है तो दोनों सुपरलेटिव होंगी, कंपैरेटिव है तो दोनों कंपैरेटिव। और अगर आप नॉर्मल कंपैरिजन करना चाहें तो आप डेफिनेट यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या करेक्ट होना चाहिए? दिस इज द मोस्ट टेस्टी एंड हेल्दीएस्ट। ईएसटी लगाकर आपने इसको भी सुपरलेटिव बना दिया, और टेस्टी मोस्ट की वजह से सुपरलेटिव में है, तो दोनों का कंपैरिजन सेम डिग्री से हो रहा है, दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री से कंपेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि दिस के लिए ये टेस्टी भी है और हेल्थीएस्ट भी है। एक चीज के लिए दो क्वालिटीज हैं, तो दोनों की डिग्री सेम होगी। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, सेंटेंस है, यू आर मोर इंटेलिजेंट एंड वाइज देन सलीम। तो देखें, अब यहां पर कंपैरेटिव नहीं है, यहाँ कंपैरेटिव मौजूद है, मोर इंटेलिजेंट, तो दोनों को कंपैरेटिव में लेकर जाएं। यू आर मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन सलीम। मोर इंटेलिजेंट हो गया, ये भी कंपैरेटिव और ये भी कंपैरेटिव, क्योंकि दोनों ही किसके लिए आ रहे हैं? यू के लिए। एक चीज की, एक ही शख्स की दो क्वालिटीज हैं, तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। रूल 36, the adjective elder and eldest are used for persons of the same family। elder और eldest ये सेम फैमिली मेंबर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स ना हो और आप किसी को बड़ा कहना चाहें तो उसके लिए ओल्डर या ओल्डेस्ट इस्तेमाल होगा। इस एग्जाम्पल में देखें, नजमा इज माई ओल्डर सिस्टर। अब सिस्टर यानी कि फैमिली मेंबर है, तो ओल्डर का लफ्ज गलत है, इसके लिए आएगा एल्डर, क्योंकि सेम फैमिली मेंबर्स के लिए एल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। सलीम इज द ओल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स यानी कि फैमिली मेंबर्स, तो ओल्डेस्ट का लफ्ज गलत है, ये तो फैमिली मेंबर्स के अलावा अगर कोई होता तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता था, तो फैमिली मेंबर्स के लिए एल्डेस्ट का इस्तेमाल होगा। सलीम इज द एल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स। रूल 37, डू नॉट यूज टू कंजंक्शन इन ए सेंटेंस। यानी कि जैसे कि एंड है, ये कंजंक्शन है, तो एक सेंटेंस में दो मरतबा एंड का इस्तेमाल सही नहीं है। इसी तरह से और का इस्तेमाल भी नहीं होगा, और फर्दर कोई भी कंजंक्शन दो दफा नहीं आ सकती।
फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड शी स्टिल वेंट टू स्कूल। ऑल्दो कंजंक्शन है और स्टिल कंजंक्शन है। तो देखेंगे दो कंजंक्शन इस्तेमाल हो रही हैं, ऑल्दो भी और स्टिल भी। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड शी स्टिल वेंट टू स्कूल, तो इसमें से एक इस्तेमाल होगी, यानी कि सेकंड की जरूरत नहीं है। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी डज नॉट कम टू ऑफिस एज बिकॉज शी हैज बीन इल। अब एज और बिकॉज ये दो कंजंक्शन है, तो इसमें से या तो आप एज इस्तेमाल करें या फिर आप बिकॉज का इस्तेमाल करें। यानी कि शी डज नॉट कम टू ऑफिस एज शी हैज बीन इल, और शी डज नॉट कम टू ऑफिस बिकॉज शी हैज बीन इल। रूल 38, neither nor, either or, both, not only but also must be followed by same parts of speech। यानी कि अगर आप नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं तो इनके फौरन बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। यानी कि अगर नाइदर इस्तेमाल करते हैं तो उसके फौरन बाद यहाँ पर जो पार्ट ऑफ स्पीच है और के फौरन बाद भी वही सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज फैमिली बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। देखें, अब नॉट ओनली के फौरन बाद है लॉस्ट, जबकि बट आल्सो के बाद है हिज, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम नहीं है। तो असल करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज फैमिली बट आल्सो हिज फ्रेंड। देखें, ही लॉस्ट, लॉस्ट को आप शुरू में ले आए यहां पर, ही लॉस्ट नॉट ओनली के बाद अब क्या है, हिज फैमिली बट आल्सो हिज फ्रेंड। देखें, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉट ओनली के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि बट आल्सो के बाद है। अब इस एग्जाम्पल में देखें, ही नीदर रीड्स द स्टोरी बुक नॉर द टेक्स्ट बुक। अब नीदर के फौरन बाद क्या है, रीड्स, यानी कि वर्ब आ रहा है, जबकि यहाँ द टेक्स्ट बुक नाउन आ रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम नहीं है। तो नीदर के फौरन बाद हमने वही चीज लानी है जो नॉर के बाद है। तो अगर हम रीड को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स नीदर द स्टोरी बुक नॉर द टेक्स्ट बुक। तो अब आप देखें, नीदर के फौरन बाद है स्टोरी बुक और नॉर के बाद है द टेक्स्ट बुक, सेम पार्ट ऑफ स्पीच दोनों के बाद। रूल 39, that is not used in direct speech and in interrogative sentences। तो दैट का इस्तेमाल डायरेक्ट स्पीच में भी नहीं होगा और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट आई शैल गो। अब ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही सेड आई शैल गो। इस एग्जाम्पल में सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी दैट हु आई वाज। ही आस्क्ड मी दैट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हु आई वाज, इसलिए ये गलत है। डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी दैट हु आई वाज, तो दैट इसमें से खत्म होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा, ही आस्क्ड मी हु आई वाज। रूल 40, the objective case of noun or pronoun is used after a preposition। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल हो सकती है नाउन या प्रोनाउन की। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, जैसे ही है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जबकि हिम हिम इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो अगर नाउन या प्रोनाउन इसके बाद आना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे
वी मस्ट नॉट डिपेंड ऑन ही। अब प्रेपोजिशन आ रही है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, इसलिए ऑन के बाद आएगा हिम। वी मस्ट नॉट डिपेंड ऑन हिम। वी वॉन्ट एंड स्पोक टूडे। वी वॉन्ट एंड स्पोक, अब ये प्रेपोजिशन है, उसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म लाउड नहीं है, इसके बजाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम आएगी। Rule 41. The preposition after two words must be distinct if the words are joined by and or. preposition अगर दो जगह आ रही है, टू वर्ड्स के लिए आ रही है, तो वो अलग-अलग होनी चाहिए। If the words are joined by and or. For example, he is careful and particular about his work. यहाँ पर preposition इस्तेमाल हो रही है about, लेकिन केयरफुल के लिए अबाउट नहीं आता, उसके बजाय हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ही इज केयरफुल इन एंड पर्टिकुलर अबाउट हिज वर्क। लेकिन केयरफुल की अपनी प्रपोजिशन आ रही है इन, और पर्टिकुलर के लिए अबाउट, तो दोनों के लिए अपनी अपनी प्रपोजिशन आएगी, दोनों को कॉमन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एंड से ज्वाइन हो रहे हैं। तो सेंटेंस क्या बना? He is careful in and particular about his work. Rule 42. If a principal verb is used after, about, after, at, before, for, from, in, to, तो verb कौन सा होगा? ing वर्ब। ing फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की। ing फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की कब? जब वो इन अल्फाज के बाद आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद वर्ब क्या आ रहा है? ईट। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ईट इट, तो प्रिंसिपल वर्ब है ईट और उससे पहले क्या आ रहा है? फ्रॉम, तो यहां पर क्या होना चाहिए? ईटिंग। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ईटिंग इट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी वेंट बैक होम आफ्टर प्ले। आफ्टर के बाद मेन वर्ब आ रहा है प्ले। इन द गार्डन, वी वेंट बैक होम आफ्टर प्ले इन द गार्डन, तो आफ्टर के बाद क्या आना चाहिए? आईएनजी फॉर्म, जो कि प्लेइंग है। वी वेंट बैक होम आफ्टर प्लेइंग इन द गार्डन। Rule 43. On, it, at are not used before today, tomorrow, yesterday, following day, next day. इनसे पहले ये तीन लफ्ज नहीं आ सकते। ऑन, इट, एट। फॉर एग्जाम्पल, वी विल डू होमवर्क इन टुमारो, ये यहां पर इन नहीं आ सकता क्योंकि टुमारो से पहले ये अलाउड नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वी विल डू होमवर्क टुमारो, ये नहीं आएगा। इसी तरह इस एग्जाम्पल में है वी वेंट टू स्कूल ऑन यस्टरडे। यस्टरडे से पहले ऑन नहीं आ सकता। वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। Rule number 44. Transitive verbs like discuss, describe, reach, order, tell, demand, attack, resemble, ridicule, etc. are not followed by preposition. इन तमाम verbs के बाद preposition नहीं आएगी। Please discuss about the matter, तो discuss के बाद about नहीं आएगा। रूल के मुताबिक डिस्कस के बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसलिए ये खत्म हो जाएगा। सेंटेंस होगा प्लीज डिस्कस द मैटर। डिस्क्राइब अबाउट योर फ्रेंड,
डिस्क्राइब के बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए सेंटेंस होगा डिस्क्राइब योर फ्रेंड। रूल 45, verbs like say, suggest, propose, speak, reply, explain, talk, listen, write is followed by preposition to if there is a person। तो ये तमाम वर्ब्स जो लिस्ट में है इनके बाद प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होगा अगर यहाँ पर कोई पर्सन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट रिप्लाई मी। देखिए इसमें ये मी पर्सन है और रिप्लाई के बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होना है, तो क्या आएगा टू। टू का इस्तेमाल होगा रिप्लाई के बाद। दे डिड नॉट रिप्लाई टू मी। ऑन इंडिपेंडेंस डे वी लिसन द प्राइम मिनिस्टर स्पीच। तो लिसन इसके बाद टू का इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि लिसन लिस्ट में शामिल वर्ड्स में से है, तो इसके बाद आएगा टू। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ऑन इंडिपेंडेंस डे वी लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर स्पीच। रूल 46, व्हेन प्रोनाउन इज ए कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी का कंप्लीमेंट हो तो इट शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस। टू बी से क्या मुराद है? जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल। तो अगर इनके साथ वर्ब कॉम्बिनेशन में आ रहा हो तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर हर वुड यू गो देयर। अब आप देखें कि हर ऑब्जेक्टिव केस है और वर्ब टू बी है, तो टू बी के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? इफ यू वर शी वुड यू गो देयर। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है क्योंकि इससे पहले टू बी फॉर्म यानी कि वर आ रहा है। इसी तरह से इसी एग्जाम्पल में देखते हैं, इफ वी वर देम, वर टू बी है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है। ये टू बी है वर और ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इफ वी वर दे वुड नेवर अपोलोजाइज। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए थी क्योंकि इससे पहले टू बी फॉर्म आ रही है वर। Rule 47, when pronoun is used as object of verb or preposition, it should be in the objective case। प्रोनाउन को यूज किया जाए एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रेपोजिशन तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स यू एंड आई डू इट। यहाँ पर आई प्रोनाउन है और ये वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट हो रहा है यानी कि डू के साथ, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए यानी कि यू एंड मी डू इट। वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है। दे केम फॉर हर एंड आई। अगेन यहाँ पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पर हर तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है लेकिन आई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, इसलिए इसको मी होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दे केम फॉर हर एंड मी। Rule 48, emphatic pronouns cannot stand alone in a sentence, they need another pronoun। अब ये emphatic pronouns क्या हैं? जैसे myself, yourself, herself, himself, itself, इस तरह से ये emphatic pronouns अकेले नहीं आ सकते, तो इनके लिए दूसरा इनका प्रोनाउन भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, himself cut his hand। तो ये himself अकेला सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं हो सकता,
तो इसके साथ इसका सब्जेक्ट या इसका प्रोनाउन आना चाहिए। ही हिमसेल्फ कट हिज हैंड। तो हिमसेल्फ अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ इसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ही हिमसेल्फ कट हिज हैंड। इस सेंटेंस में देखते हैं आवर सेल्फ डग आवर ग्रेव। तो इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन आवर सेल्फ आ रहा है, तो इससे पहले एक्चुअल प्रोनाउन भी आना चाहिए सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि वी आवर सेल्फ डग आवर ग्रेव्स। रूल 49, द इनडेफिनेट प्रोनाउन वन अक्सर यूज किया जाता है एज ए प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन जब किसी जनरल प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कराना हो सेंटेंस में तो वन यूज किया जाता है। The indefinite pronoun one, if used in a sentence, it must be used throughout the sentence. For example, one must not think high of himself. लेकिन यहां पर आ रहा है one as a subject. One must not think high of himself, और himself इसमें नहीं आ सकता क्योंकि आपने सब्जेक्ट वन यूज किया है, तो इसके लिए वन सेल्फ आएगा। वन मस्ट नॉट थिंक हाई ऑफ वन सेल्फ, क्योंकि जब सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है वन एज ए प्रोनाउन, तो इसीलिए इसमें एम्फेटिक फॉर्म भी वन सेल्फ आएगी। रूल 50, आइदर नाइदर आर यूज फॉर टू पर्सन और थिंग। आइदर और नाइदर दो चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जबकि एनी, नन, नो वन फॉर मोर देन टू। आइदर और नाइदर दो चीजों के लिए या दो पर्सन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि एनी, नन और नो वन मोर देन टू के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ द टू आर लाइंग। अब एनी वन मोर देन टू के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये दो चीजों की बात हो रही है, तो करेक्ट क्या होगा? आइदर ऑफ द टू आर लाइंग। आइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, आइदर ऑफ द टू आर लाइंग। नीदर ऑफ द थ्री बॉयज डिड द वर्क। तो नीदर दो आइटम्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ थ्री बॉयज हैं, इसलिए नन इस्तेमाल होगा। नन ऑफ द थ्री बॉयज डिड द वर्क। रूल 51, each other is used for two persons. Each other is used for two persons. One another is used for more than two. Each other दो के लिए और one another more than two के लिए। एग्जाम्पल है all the children love each other। तो अब each दो के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर तमाम चिल्ड्रंस की बात हो रही है, तो वो दो से ज्यादा हैं। all the children love one another। one another more than two के लिए इस्तेमाल होता है। Rule 52, a noun or pronoun governing gerund must be in possessive case। gerund क्या होता है? gerund होता है जब किसी वर्ब को ing लगाकर आप ing फॉर्म में लिखें और एज ए नाउन ट्रीट करें, यानी किसी वर्ब में ing लगाकर नाउन बनाया जाए तो उसे gerund कहते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग ए gerund must be in possessive case। तो इससे पहले जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो पोजेसिव फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पार्डन ही बीइंग अब्यूसिव। अब बीइंग यहाँ पर एज ए जीरन इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे पहले पोजेसिव आना चाहिए। तो पोजेसिव क्या होगा? बीइंग, हिज बीइंग। प्लीज पार्डन हिज बीइंग अब्यूसिव, क्योंकि ही की पोजेसिव फॉर्म है हिज। इस एग्जाम्पल में सेंटेंस है ही वॉज इरिटेटेड बाय यू कमिंग इन टू द रूम। यू कमिंग, अब कमिंग इसमें जीरंड है, तो इससे पहले पोजेसिव फॉर्म आनी चाहिए, यू नहीं आएगी बल्कि यूर आएगा। ही वॉज इरिटेटेड बाय यूर कमिंग इन टू द रूम। रूल 53, a pronoun must agree with the antecedent in person, number and gender।
कोई भी प्रोनाउन जब इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, तो जिसके लिए ये प्रोनाउन आ रहा है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। तो वो एंटीसीडेंट प्रोनाउन के मुताबिक होना चाहिए, पर्सन के लिहाज से भी, नंबर के लिहाज से भी और जेंडर के लिहाज से भी। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन देयर वर्क। अब इसमें देयर प्रोनाउन आ रहा है, तो उससे पहले क्या है, ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए देयर नहीं आ सकता, हिज आएगा, क्योंकि प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, ईच ऑफ द बॉय। ईच ऑफ द बॉयज सिंगुलर बॉयज है, यानी कि एक बॉय की बात हो रही है, तो हिज वर्क आना चाहिए, देयर वर्क नहीं। 54. In a sentence, if pronoun of different persons are there, their order will be. अगर different persons के pronoun मौजूद हैं तो उनकी तरतीब क्या होगी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर सेल्फ। और सेकंड पर्सन यू, यूअर, यूअर्स, योर सेल्फ। और थर्ड पर्सन जो कि एब्सेंट होते हैं, शी, हर, हर्स वगैरह, ये सारे थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैं, यानी कि खुद अपनी बात की जाए कलेक्टिवली या सिंगल पर्सन के तौर पर। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, खुद होना। और सेकंड पर्सन सामने वाला पर्सन, यू। थर्ड पर्सन जो कि एब्सेंट है, शी, हर। तो अगर ये तीनों मौजूद हैं किसी सेंटेंस में या इनमें दो मौजूद हैं तो उनकी तरतीब क्या होगी, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही मस्ट वर्क टुगेदर। तो इसमें सबसे पहले उसने क्या दिया है, फर्स्ट पर्सन, जो कि रूल के खिलाफ है। सबसे पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो तरतीब क्या होगी, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन। ये तरतीब होनी चाहिए। तो सेंटेंस क्या करेक्ट होगा, यू, ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। Rule 55. If plural pronouns of different persons are there, तो तरतीब क्या होगी, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड और आखिर में थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यू, दे एंड वी आर प्लेइंग। तो देखें इसमें सारे प्लूरल हैं, तो प्लूरल अगर हो तो फिर क्या रूल होता है कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और सबसे आखिर में थर्ड पर्सन। तो ये तरतीब होगी, वी, यू एंड दे आर प्लेइंग, क्योंकि ये तीनों प्लूरल हैं। रूल 56. प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर लेट मस्ट बी इन दी ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद प्रोनाउन अगर होगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट ही गो आउट, लेट हिम गो आउट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। लेट के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल होगा। Rule 57. A is used before singular countable nouns. A एक चीज को शो करता है, वन थिंग, तो इसलिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। आई गॉट मैथमेटिक्स बुक फॉर खालिद। तो मैथमेटिक्स बुक काउंटेबल है, इसलिए इससे पहले आ का इस्तेमाल होना चाहिए। Rule 58. A is used in an idiom and expression, a great deal, a lot, a large quantity of, a great many, a large many। इनमें सब में आ का इस्तेमाल है।
इस एग्जाम्पल में देखते हैं, योर हैबिट ऑफ डिलेइंग द वर्क पुट्स मी इन लॉट ऑफ ट्रबल। नो, लॉट ऑफ से पहले क्या आना चाहिए, ए लॉट ऑफ। तो यहाँ ये आ का इस्तेमाल होगा, योर हैबिट ऑफ डिलेइंग द वर्क पुट्स मी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। 59, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन सम फ्रेजेस, जैसे कि बाय पोस्ट, बाय मेल, बाय चांस, बाय एयर, बाय मिस्टेक, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन डेंजर, इन हेस्ट, ऑन ड्यूटी, ऑन स्ट्राइक, ऑन फुट। इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी कि ना तो इनके साथ आ सकता है, ना एन, और ना ही द। इन तीनों में से कोई भी नहीं आए। इस एग्जाम्पल के सेंटेंस में देखते हैं, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ऑन द फायर, तो ये ऑन फायर, ये दा नहीं आएगा। आर्टिकल का यूज जो लिस्ट दी गई है उनमें से जो ईडियम्स या एक्सप्रेशन होते हैं उनमें दा का इस्तेमाल नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग। रूल 60, indefinite article a or an are not used with uncountable nouns। ये दोनों ही a और an ये वन को शो करते हैं, तो इसलिए अनकाउंटेबल के साथ ये इस्तेमाल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, बैगेज, लगेज, सीनरी, ड्रेपरी, इन तमाम के साथ और मजीद और भी हैं जो कलेक्टिव नाउन्स हैं और अनकाउंटेबल हैं। इनके अलावा भी बहुत से नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल है, उनके साथ आ का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड गिवन मी अ वेरी बैड न्यूज। तो आ का इस्तेमाल न्यूज के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूज काउंट नहीं होती। न्यूज को अगर काउंट करना हो तो हम कहते हैं आ पीस ऑफ न्यूज, ये हो सकता है। लेकिन न्यूज के लिए आ का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल है। तो यहां से इस सेंटेंस से आ का इस्तेमाल एलिमिनेट हो जाएगा। आई फेल्ट नर्वस बिकॉज ए फ्रेंड ऑफ माइन हैड गिवन मी वेरी बैड न्यूज। इस सेंटेंस में देखते हैं कि इस सेंटेंस में देखते हैं, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही हेल्ड हर हैंड। तो मिस्टेक अनकाउंटेबल है, इसलिए आ का इस्तेमाल नहीं होगा, आर्टिकल यूज नहीं हो सकता। इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही हेल्ड हर हैंड। रूल 61, डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज इन एक्सप्रेशन टू शो पर्पस अदर देन इम्प्लाइड बाय देम। तो दा उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है जब उनका इस्तेमाल उनके जनरल पर्पस के अलावा हो। फॉर एग्जांपल, हमें मालूम है कि स्कूल स्कूल में जाकर पढ़ना होता है, टू स्टडी। तो ये इसका जनरल पर्पस है, इम्प्लाइड पर्पस है, जो हमें मालूम है। अगर स्कूल कोई जाता है स्टडी के लिए तो दा का इस्तेमाल नहीं होगा, स्कूल के साथ द स्कूल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी और पर्पस से स्कूल जाते हैं तो फिर दा का इस्तेमाल हो सकता है। स्टडी पर्पस के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये इसका इम्प्लाइड फंक्शन है कि स्कूल में क्या होता है, स्टडी। तो इसलिए इसके साथ दा नहीं इस्तेमाल होगा, ये एज ए कॉमन नाउन इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर स्कूल पढ़ने के अलावा किसी मकसद के लिए जाते हैं तो फिर दा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट वी मस्ट गो टू द स्कूल। अब यहाँ पर देखें, इम्प्लाइड फॉर्म क्या है कि उन्होंने स्टडी के लिए जाना होगा, तो इसलिए हम इसमें दा का इस्तेमाल स्कूल के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जनरली जा रहे हैं तो जाहिर है वो पढ़ने जा रहे होंगे। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट वी मस्ट गो टू स्कूल। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, इसमें से दी नहीं आएगा। लेकिन
अगर हम इस सेंटेंस को देखें, माई ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल फॉर हिज सन्स एडमिशन। देखें अब जनरली जो इम्प्लाइड फॉर्म है स्कूल की, इम्प्लाइड पर्पस है स्कूल का, वो है कि वहां पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन अब पढ़ने के लिए नहीं जा रहे बल्कि वो एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए अब इसमें दा का इस्तेमाल होगा। माई ब्रदर इज गोइंग टू द स्कूल फॉर हिज सन्स एडमिशन। वी गो टू द चर्च एवरी संडे। अब संडे, हर संडे को चर्च जाना क्या इम्प्लाइड फॉर्म है? प्रे करने के लिए। अगर तो इसके लिए जा रहे हैं तो फिर दा का इस्तेमाल नहीं होगा। एवरी संडे आप प्रे करने जाते हैं जो कि चर्च का इम्प्लाइड पर्पस है। वी गो टू चर्च एवरी संडे, तो दा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कहें वी वेंट टू चर्च फॉर कैथरीन्स वेडिंग, देखिए अब चर्च में प्रे करने जाना है तो वो उसका जनरल पर्पस है, लेकिन कैथरीन की वेडिंग सेरेमनी में जाना उसका जनरल इम्प्लाइड पर्पस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर दा का इस्तेमाल होगा। वी वेंट टू द चर्च फॉर कैथरीन्स वेडिंग। रूल 62, टू कंसेक्टिव नाउन्स डू नॉट टेक एपोस्ट्रोफी मार्क। यानी कि दो नाउन इकट्ठे आ रहे हो तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, खालिद वाइफ्स कैरियर। आप देखें, खालिद भी नाउन और वाइफ भी नाउन, तो दोनों के साथ कंजेक्टिव होने की वजह से, दोनों के साथ तो कंजेक्टिव नाउन होने की वजह से इन दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता। इसमें से फर्स्ट के साथ आ सकता है ताकि खालिद वाइफ बन जाए, लेकिन दोनों के साथ इकट्ठे एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, तो सेंटेंस को रीअरेंज करना पड़ेगा कि कैरियर ऑफ खालिद वाइफ इज एट स्टेक। Rule 63. In compound noun, apostrophe mark is put on the last word. अगर दो नाउन कंपाउंड हो रहे हों या दो से ज्यादा, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन कंपाउंड हो रहे हों तो apostrophe s अगर आना है तो वो लास्ट नाउन के साथ है। हर डॉटर्स इन लॉज मदर केम। अब ये देखें, ये कंपाउंड नाउन है, तो इसमें सिर्फ लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी आ सकती है, फर्स्ट या सेकंड के साथ नहीं आएगी, तो ये करेक्ट होगा। हर डॉटर इन लॉज, लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आ सकता है, डॉटर के साथ नहीं आएगा, तो सेंटेंस करेक्ट होकर क्या हो जाएगा? हर डॉटर इन लॉज मदर केम।